हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बीए पार्ट प्रथम के फिजिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम पैंक की अपर्दन चक्र संकल्पना की बात करेंगे। पिछले वीडियो में डियर स्टूडेंट हमने डेविस के भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना को समझाया। उन्होंने किस प्रकार से स्थलों का विकास होता है और कैसे होता है, संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल उन्होंने किसी भी स्थलों को माना है। फिर उसके बाद में उन्होंने कुछ मान्यताएं ली। भौगोलिक चक्र का ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन किया गया, उसमें 3 अवस्थाएं उन्होंने बताई और उसके बाद में उनके सिद्धांत की भी डियर स्टूडेंट आलोचना की गई। उसके बाद में आगे चल कर के पैंक महोदय का एक सिद्धांत आता है, अपर्दन चक्र की संकल्पना। तो जर्मन विद्वान है वाल्टर पैंक। इन्होंने अपने विचारों को 1924 में जर्मन भाषा में प्रकट किया। दुर्भाग्यवश उनकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाने से वह अपने विचार समुचित रूप से प्रस्तुत एवं विकसित नहीं कर सका। पैंक की मान्यता अनुसार किसी क्षेत्र में स्थल रूप का आकार वहाँ होने वाली विवर्तनीय क्रियाओं से संबंधित होता है। स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल न होकर उत्थान की दर और अपर्दन की दर के बीच संबंध का प्रतिफल होता है। तो ये बेसिक रूप से अंतर हो गया डेविस के और पैंक के सिद्धांत में। डेविस तो मानता है कि स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का परिणाम है, जबकि पैंक मानते हैं कि उत्थान की दर और अपर्दन की दर के बीच संबंध का प्रतिफल होता है। यह संबंध नदी घाटी के ढाल को भी प्रभावित करता है। उसने किसी स्थलाकृति के ऊपर उठने की विविध अवस्थाओं के साथ साथ उसमें निहित अपर्दन प्रक्रिया के प्रभाव को भी समझा है। उनके स्थल रूपों के उत्थान की प्रक्रिया के लिए युवा, प्रौढ़ और वृद्धा अवस्था का प्रयोग नहीं करके भिन्न शब्दावलियों का प्रयोग किया, जो समय की सूचक न होकर स्थल रूपों के विकास की द्योतक हैं। सिद्धांत की जो प्रक्रिया है उसमें भूगर्भ शास्त्री पैंक ने डेविस के अपर्दन चक्र को चुनौती देते हुए अपनी विचारधारा प्रस्तुत की। पैंक स्थलों के उत्थान के साथ ही अपर्दन का भी प्रारंभ मानते हैं। उत्थान की क्रिया प्रारंभ में तीव्र, बीच में समान तथा अंत में मंद होती है। उन्होंने बताया कि स्थलों का विकास समय पर आधारित न होकर समय स्वतंत्र होता है। पैंक ने स्थल खंड के उत्थान की दर के अनुरूप 3 अवस्थाएं डियर स्टूडेंट मानी। अवस्थित यह उत्थान की प्रथम अवस्था है। इसमें स्थल रूपों का तेजी से उत्थान होता है। उसके साथ ही अपर्दन चक्र भी प्रारंभ हो जाए। यानी उत्थान हुआ किसी स्थल रूप का तो हिमानी है, बहता हुआ जल है, लहरें आदि उसके ऊपर अपर्दन का कार्य प्रारंभ कर देती है, किंतु लंबवत अपर्दन की तुलना में उत्थान अधिक होता है। इससे स्थल रूप तेजी से विकसित डियर स्टूडेंट होता है। दूसरा है गलिक फार्मिंग इंट्यूक्लूंग। यह उत्थान की द्वितीय अवस्था है। इसमें अपर्दन तथा उत्थान की क्रिया समान दर से होती है। इस समय तक अपर्दन चक्र यौवन दशा को प्राप्त कर लेता है। नदियों के पार्श्विक उन्नतर ढाल अपर्दित होकर डियर स्टूडेंट सीधे हो जाते हैं। अवस्थित इंट्यूक्लिंग यह उत्थान की अंतिम अवस्था है। इसमें उत्थान की दर मंद हो जाती है तथा स्थल रूप ह्रास की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अंत में भूभाग एक समतल प्राय मैदान में विकसित हो जाता है, जिसे पैंक ने इंड्रम कहा है। उन्होंने पेनीप्लेन कहा, इन्होंने इंड्रम कहा है डियर स्टूडेंट। उसको अपर्दन चक्र का ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन किया गया है, इसे समझ लीजिएगा डियर स्टूडेंट। पैंक ने अपर्दन चक्र की ग्राफीय अवस्था को डेविस से भिन्न प्रकार से समझा। इस ग्राफ में उत्थान की दशा एवं अपर्दन प्रक्रिया को समान महत्व दिया है। इसके अनुसार ऐसे ग्राफ के विकास में उत्थान का अर्थात अंतर्जात शक्तियों का महत्व कम नहीं आंका जा सकता। इस ग्राफ में क्षैतिज रेखा कह है कि सारे समय व सागर तल तथा लंबवत अक्ष कह गए पर ऊंचाई को दर्शाया गया है।
उसने उच्चावच के विकास की 5 दशाएं बताई हैं डियर स्टूडेंट। प्रथम अवस्था, जब नवीन भू प्रदेश का उत्थान होता है तो यह उसकी प्रथम दशा कहलाती है। इस दशा में यद्यपि उत्थान और अपरदन दोनों ही कार्य साथ साथ होते हैं, फिर भी उत्थान निरंतर व अपेक्षाकृत तेज गति से होता है। अतः स्थलखंड की सामान्य ऊंचाई बढ़ती जाती है और इस अवस्था में घाटियों के गहरा करने की कम क्षमता होने से ढाल उन्नतर होता है, दोआब क्षेत्र समतल बनते रहते हैं। द्वितीय अवस्था, इस अवस्था में भूप्रदेश के ऊपर उठने के साथ अपरदन भी निरंतर गतिशील रहता है। इस कारण कटाव की क्रिया उत्थान के साथ अपना समन्वय बनाए रखती है। अतः दोआब की भूमि तथा घाटियां पर्वत पर्वतीय भागों की ओर नीचे होती जाती। जो जिस दशा में उत्थान होता है डियर स्टूडेंट, त्यों त्यों घाटी का अपरदन होने से उसके गहरे होने की प्रक्रिया भी उसी के समन्वय बनाए रखती हैं। दोआब के बीच के भाग उभरे हुए नुकीले हो जाते हैं। तृतीय दशा है पांच दशा वर्गों में ये मध्यवर्ती दशा है और इस दशा में उत्थान व अपरदन की स्पर्धा होती है। उत्थान जारी रहता है किंतु अपरदन की बराबर सक्रिय रहने के कारण उच्च भाग अधिक ऊंचे नहीं हो पाते। चतुर्थ अवस्था, समतलीकरण की अवस्था, यह दशा विशेष महत्व। इस दशा में ऊपर उठने की गति निरंतर कम होती है परंतु अपरदन की क्रिया पहले की भांति ही महत्वपूर्ण बनी रहती है। अतः नदी घाटी अधिक गहरी होती जाती हैं, धरातल के ऊपर एवं निचले भागों के मध्य अंतर भी अधिक बना रहता है। पंचम जो दशा है, इसमें पैंग के अनुसार यह दशा सबसे लंबी होती है। इस दशा में ऊपर उठने की गति एकदम घट जाती है, अपरदन की क्षीण पड़ जाता है, नुकीले पर्वतीय टीले गोलाकार होने लगते हैं, नदियों के कटाव की क्षमता घट जाती है, पृष्ठीय अंतर न्यूनतम हो जाता है। हम इसकी आलोचना देखें तो डियर स्टूडेंट, कुछ न कुछ निश्चित रूप से सिद्धांत में कमियां रहती है। पैंग के सिद्धांत को डेविस की जितनी मान्यता नहीं मिल पाई, उसका कारण था जर्मन भाषा में प्रकाशन तथा अंग्रेजी अनुवाद द्वारा गलत व्याख्या के कारण इसका प्रचार बहुत कम हुआ। इसके प्रति मुख्य रूप से जो आपत्ति, उसमें उत्थान व निम्नीकरण की दर के संबंध की व्याख्या भ्रामक लगती है। इसे कभी तीव्र कभी मंद तो कभी दोनों को समान बताया। स्थलरूपों के विकास में ढाल को विशेष महत्व दिया है जो कि एक संकुचित दृष्टिकोण माना गया है। डेविस तथा पैंग के मतों की यदि तुलना के संदर्भ में डियर स्टूडेंट हम इनको देखें तो डेविस के अनुसार पहले उत्थान पूर्ण होता है फिर अपरदन प्रारंभ होता है, दोनों साथ साथ क्रियाशील नहीं होते। जबकि पैंग के अनुसार उत्थान तथा अपरदन साथ साथ क्रियाशील होते हैं, कुछ समय बाद उत्थान की दर कम हो जाती है किंतु अपरदन अंत तक चलता रहता है। डेविस की संकल्पना में स्तर रूपों के उत्थान की अवधि बहुत कम तथा उत्थान की दर बहुत तीव्र है, जबकि पैंग की संकल्पना में उत्थान की अवधि लंबी, मध्यम या कम भी हो सकती है तथा उत्थान की दर कभी भी समान नहीं होती। पैंग के चक्र का प्रारंभ संरचना की दृष्टि से भिन्न भागों पर होता है, जबकि पैंग के अपरदन चक्र का प्रारंभ समान संरचना वाले फैले हुए गुंबद में होता है। डेविस का अपरदन चक्र 3 अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था में पूर्ण हो जाता है, जबकि पैंग के अपरदन चक्र में कोई अवस्था नहीं होती। उसने स्थलखंड के उत्थान की दर की 3 दशाएं आवस्थिजिंडे, गलिक फार्मिंग व आवस्थिजिंडे माना है। डेविस की संकल्पना में ढाल को विशेष महत्व ने दिया है, जबकि पैंग ने ढाल को विशेष महत्व दिया है। डेविस के अनुसार दृश्य भूमि संरचना प्रक्रम और अवस्था का परिणाम है, पैंग के अनुसार ये उत्थान की दर और निम्नीकरण की दर के आपसी संबंधों का परिणाम है। डेविस ने अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था को समतल मैदान कहा है, जबकि इन्होंने इसको इंड्रैम्प कहा है। पैंग का अनुमान मात्र यूरोप के आल्प्स प्रदेश का कुछ भाग ही रहा, वहीं डेविस ने अपने लंबे जीवन काल में विश्व के सभी प्रदेशों में बहते जल, हवा, तटीय भाग, हिमानी आदि सभी प्रकार के प्रदेशों का अध्ययन कर अपना मत एक परिपक्व विद्वान की भांति प्रकट किया। इसी प्रकार सिर्फ जर्मनी को छोड़कर
सारे विश्व में डेविस के कार्यों की प्रशंसा की गई। डेविस की अपर्दन चक्कर अवस्था को आगे की ओर झांकने वाली बताया गया है, जबकि पैंग की अवधारणा को उल्रीज व मॉर्गन जैसे विद्वानों ने भी अस्पष्ट व पीछे की ओर झांकने वाला कहा है। तो ये डियर स्टूडेंट इसकी तुलना थी। तो क्वेश्चन डियर स्टूडेंट एग्जाम की दृष्टि से देखें तो अपर्दन चक्र डेविस का अपर्दन चक्र के रूप में पूछ सकते हैं, पैंग का अपर्दन चक्र अकेले पूछ सकते हैं, और कई बार इसको इनका तुलनात्मक अध्ययन भी डियर स्टूडेंट पूछ लिया जाता है। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।